नमस्कार। कबीर का दोहा है, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिना तुमको दीनी। मूरख लोग भेदानी जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम राम रस भीनी। इस बार जब वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो हम एक मंत्री से जब मिलने गए और उनसे पूछा कि उनका जो एजेंडा क्या है, तो मंत्री ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी चादर निर्मल है, मैल नहीं है, और मेरी बस यही ख्वाहिश है ये निर्मल निकल जाए। आज हमारे साथ हैं आमने सामने में वो मंत्री राजकुमार रेणवा, वसुंधरा सरकार में खान वन पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणवा। रेणवा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। रेणवा जी, आपको तो बड़ा मलाईदार डिपार्टमेंट मिला है, क्यों कहते हैं इसको मलाईदार डिपार्टमेंट? मुझे तो पता नहीं है मलाईदार का, तो मैं तो सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो सोचा कि वो मेरे नेचर के हिसाब से मुझे कोई पानी का डिपार्टमेंट, कोई गौ सेवा का, कोई संस्कृत विद्यालय, आयुर्वेद, इस तरह के कोई मंत्री, मुझे इतना तो विश्वास था कि मुझे मंत्री बनाएगी देवी निश्चित रूप से, पर इस तरह का डिपार्टमेंट मिलेगा मुझे पता नहीं। पर अब मैं सोचता हूँ तो ब्राह्मण हूँ तो 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो 50 से ऊपर में वानप्रस्थाश्रम आ जाता है तो वन अपने आप आ गया, तो सब ठीक है। जब ये जिम्मेवारी मिली है तो उसको खूब बढ़िया से निभाएंगे, करेंगे। राजनीति में जो लोग आते हैं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं, कहीं ना कहीं लिंकेज होना चाहिए, या तो पारिवारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, या कोई चापलूसी की एक कहानी होनी चाहिए, या नेता का आशीर्वाद होना चाहिए। मैं समाज सेवा से आ गया, कोई अच्छा सत्कर्म भी मिला तो उससे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। MP चुनाव में वसुंधरा जी ने मुझे बुलाकर कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति है नहीं और सरकार हमारी है 5 साल, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप हमारा सहयोग कीजिए। एक राम सुखदास जी नाम के बहुत बड़े संत हुए थे, शायद हिंदुस्तान में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं उनके पास गया। कब की बात है राजकुमार जी? ये 2002 की बात है। तो आप विधायक बन चुके थे? नहीं, मैं बनने से पहले गया। मुझे लोग बाग कह रहे हैं कि राजनीति में आओ, तो मैं आऊँ क्या? उन्होंने कहा भैया राजनीतिक बातों का मुझे क्या पता। फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जी। तब मैं ऋषिकेश दोबारा गया चुनाव जीतने के बाद में, उन्हें पूछने कि मैं क्या करूं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, निर्दलीय हूं। उन्होंने कहा धर्म की सेवा करो, गायों की सेवा करो अपने। तो समझ में आ गया बात सारी कि ठीक है उनका क्या इशारा है, उस हिसाब से मैं लग गया। मैंने अभी जब मुझे मंत्री बनाया वसुंधरा जी, तब उनको धन्यवाद देने गया, तब मैंने कहा मैम, मैंने आपको एक बार भी MLA की टिकट देने के लिए नहीं कहा, न मुझे आपको मंत्री बनाने के लिए कहा। जी। बोले बिल्कुल नहीं कहा, ये मेरे हृदय की बात थी और मेरा कमिटमेंट था आपसे कि मैं अगर मेरी सरकार बनेगी तो आपको मंत्री बनाऊंगा। तो उन्होंने बनाया, इतनी जिम्मेवारी दी है, तो उन्होंने जो विश्वास किया है, मैं परमात्मा की भी कृपा पूरी मानता हूँ, भगवती की भी, उसने कृपा की है, तो इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी दी है उसे निभाने की क्षमता भी निश्चित रूप से। क्योंकि आपके जो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव है, संघर्ष से आपका जीवन इस जगह तक पहुंचा है। कभी सोचा था कि इस तरह की राजनीति में आने का, मंत्री बनने का? बड़ा अजीब लग रहा है आपको बताएं। अभी जो घर भरा पड़ा है पूरा बुक्के से, मालाओं से, लोग मिठाइयाँ ला रहे, मिल रहे। जो मैंने देखा जिस दिन मंत्री बनकर क्षेत्र में गया, तो आपको बताएं कम से कम भी 16 घंटा लगा मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में, अपने स्थान तक। प्रेम जो देखा लोगों का गजब था। मैं तो, मेरे बचपन में पिताजी गुजर गए थे जी। मैं तो पढ़ रहा था 11वीं स्कूल। मेरा छोटा भाई देवकीनंदन तो 7 वर्ष का था उस टाइम में। तो मैं वहाँ पर गया, कलकत्ता में जाकर अपना होटल संभालने लगा। तो मेरे पिताजी ने एक दिन कहा था, एक वकील को अपने लड़के को लेकर आए। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, तो उन्होंने अपने बेटे का इंटरव्यू वो बताया, परिचय करवाया कि ऐसे LLB किया हुआ है और किया। तो उनके मन में दुख सा हुआ कि इच्छा तो हमारी भी बहुत थी कि हमारा भी बेटा पढ़े। जी। उनकी डेट ये थी, मैं जब गर्मी की छुट्टियों में गया था 6ठी क्लास में, तब की बात थी। जी। मेरी ये बात दिमाग में थी। पिताजी गुजरने के बाद में मेरी इच्छा हुई कि, पिताजी की इच्छा थी मैं पढ़ूं, तो मैंने वहाँ नाइट कॉलेज खुदीराम बोस में शुरू की। जी। दिन में अपनी होटल को देखता था, रात को कॉलेज जाता था। वहाँ से जब हो गई BCom, तब फिर मैं सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज से लॉ की मैंने। तो एक ऐसा उनका आशीर्वाद भी साथ में, उनकी प्रेरणा लगातार काम करती रही। तो वो जो उनका जो पिताजी का, दादाजी का जो था सोशल वर्क, उसी तरह से लोगों का मिलना करना, मेरे प्रति सिंपैथी भी बन गई कि छोटा बच्चा, इसका पिताजी गुजर गया, तो लोगों का खूब प्रेम मिला। बहुत लोगों को संघर्ष करते करते ही अपना समय निकल जाता है। जो लोग दूसरों का काम करते हैं, परमात्मा उनका काम करता है, ये तो मैंने देखा है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता है, निश्चित बात है। पर रेणवा जी,
अब तो आपको ऐसे डिपार्टमेंट मिल गए हैं जहां गलत लोगों का बुरा तो आपको करना ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं ये तीनों डिपार्टमेंट। यहाँ तो आपको मैंने अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग में कह दिया है, हमको हमारे डिपार्टमेंट बहुत बदनाम है। जी तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मर्यादा में रहें। अगर मुझे पता लगा करेगा तो आपका बुरा होगा, मैं नहीं करूँगा, ये आपको बता दिया पहले। रेणुका जी, एक बड़ी बात है कि इस डिपार्टमेंट में जितने मंत्री आए, जितने अधिकारी आए, तमाम दावे करके आए, लेकिन हुआ क्या ये पता नहीं, लेकिन आरोप तो लगातार लगते रहे। उजली कैसे रख पाएंगे, क्या कैसे सोच? मैं तो अपने किसी भी कोई अच्छे संत के पास जाता हूँ या परमात्मा के पास में जाता हूँ तो यही बात कहता हूँ कि मुझे राजनीति की 3 बार चुनाव जीत गया मैं, इस काजल की कोठड़ी में आपने मुझे बेदाग रखा है, तो परमात्मा आप भी मेरी रक्षा करना। मेरी खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि मैं साधारण घर से हूँ और मेरे हर तरह से प्रॉब्लम भी आर्थिक, फिर भी मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा करना। इसकी काजली जल की कोठरी में आपने भेजा है तो मुझे बेदाग निकाल देना। क्या वास्तव में काजल की कोठरी है, काली कोठरी है? कुछ लग तो रहा है ऐसा, कुछ लग रहा है कि भी ठीक है, इसके अंदर में ये खूब हो रहा होगा, पता नहीं है। मैं कैसे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अधिकारियों का, कर्मचारियों का और खनन माफियाओं का, वन माफियाओं का, पर्यावरण माफियाओं का, उद्योगपतियों का ऐसा एक गिरोह बन चुका है आपके मंत्रालय में। सीएम साहिबा ये सबसे बड़ी तो मेरे पर उपकार ये रहा कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात सोची कि मैक्सिमम डिस्प्यूट है वो इनके आपस में ही है, फॉरेस्ट का और माइनिंग वालों का और पर्यावरण वालों का, इनका ज़्यादातर झगड़ा और बाद में वो इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं। हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वन डेवलप हो। वन का मतलब वन होना चैलेंज हो गया राजस्थान के लिए। हाँ, तो इसका वो दिखाएंगे, करेंगे, केवल कागजों में नहीं, उसका बाकायदा उसके लिए हमें भामाशाहों की, ट्रस्टों की, एनजीओज की, संस्थाओं जिनकी ज़रूरत होगी वो लोग हमारे जो रोड साइड में लगेंगे पेड़ उनमें ट्री गार्ड उनसे मांगेंगे, करेंगे, पानी का टैंकर दे देंगे। बाकी जो भी है, अगर सरकार से भी जरूरत हो तो हमारी जो मैडम उनका भी एक ही है, विजन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले करे और वन शानदार रहे, पर्यावरण, पशुओं के प्रति भी, वाइल्ड लाइफ के प्रति भी उनका बहुत बढ़िया भाव है। तो निश्चित रूप से हम लोग रोज़गार भी बढ़ाएंगे, खनिज की भी बढ़ाएंगे। रेणुका जी, इसको बड़ा पावरफुल मंत्रालय कहते हैं, क्योंकि खान और वन दोनों जोड़ दिया, और पर्यावरण तो इस समय सबसे बड़ा जो है वो डंडा वाला डिपार्टमेंट है। आखिर में आपको इतना पावरफुल मैडम ने क्यों किया? ये तो उनकी स्टडी है, मैं तो क्या बता सकता हूँ। मैं तो आपको क्या लगता है कि उनका बहुत बड़ा विश्वास है मेरे पर कि वास्तव में इसके लायक पात्र समझा होगा उन्होंने। पर मैंने ये देखा कि इनमें भी अगर थोड़ा सा केवल हम अपने जो पुराने जो हमारे ऋषियों के रिसर्च किए हुए हैं, शोध किए हुए हैं, जो ज्ञान की बातें उनको विज्ञान भी बताता करता है। हमारे घरों के अंदर में सनातन में हम देखते थे सुबह सुबह 5 यज्ञ बताते थे, 5 आहुतियाँ घी की देते थे। वाव्य ने हम किसी से भी प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमारा धर्म है कि हम कुछ को दे भी। आज धरती माता हमें इतना देते तो हम उससे कुछ, तो धरती की, पृथ्वी की, आकाश, वायु, इनकी 5 आहुतियाँ लगती थी सुबह। पर्यावरण के लिए इतना बढ़िया रहता था, पर लोगों ने किए घी का विनाश हो रहा है, ये हो रहा है, अब खा लो घी। अब तो डॉक्टर एकदम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट है, बीपी है, बंद घी। और वही घी अगर हम जो पूरा वातावरण कितना, पर्यावरण की कोई टेंशन ही नहीं थी। अब जबरदस्ती हम छोटे छोटे उद्योग जी कहते हैं कि अब राजनीति की बातें करते हैं कि कहते हैं कि चूरू में राजेंद्र राठौड़ को बैलेंस करने के लिए आपको इतना पावरफुल मंत्री बना दिया। नहीं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे सीनियर है, वो उसमें हम सोच ही नहीं सकते उनसे पावरफुल बनाने करने का, तो पर वो ठीक है, उनका कमिटमेंट था मैडम का। आप क्या किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे या अपने ही विचारों के आधार पे आपने काम शुरू कर दिया था? मैं तो विचारधारा तो राष्ट्रीय विचारधारा, ये मानवता की, नैतिकता की, ठीक है, जो भी, हाँ, कि आपको परिवारों से संस्कार, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्यायम पापायम पर, वो है विचारधारा। मुझे एक संत ने कहा वृंदावन में भी कि राजकुमार जी, परमार्थ करने वाले को भजन नहीं करना पड़ता। तो मेरी आइडिया, इससे बड़ा कोई भजन नहीं होगा। कितने परमार्थ होते, कितने ट्यूबवेल बन रहे हैं, स्कूलें बन रही है, रोडें बन रही है, कितने कितने काम आपको बताएं हो रहे हैं। तो मैं तो अगर 20,000 करोड़ रुपए भी कमा लेता तो इतना काम मैं नहीं कर पाता, जो प्लेटफार्म मुझे मिला। खनन के नाम पर अवैध खनन की जबरदस्त हो रही है और माफियाओं ने कब्जा कर लिया। इनका कॉकस बन गया, अधिकारियों का, नेताओं का, माफियाओं का, और उसने पूरी तरह से अवैध धंधों का एक जाल बिछा दिया। हम उन्हें सलाह देंगे कि आप लोग जो ये माफिया और डकैती कर रहे हैं, इसको छोड़ो और नियमों से आओ। सरकार को भी आप
रेवेन्यू दो, आप लोगों की भी रोजगार किसी का नष्ट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम एक दो बार उन्हें समझाएंगे, करेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे तो उनको कैसे कंट्रोल करें वो भी करेंगे। क्या कोई प्लान है, क्योंकि लगातार कोर्ट भी डायरेक्शंस दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शंस ज़्यादातर सरकारें उनको पलट देती हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं। उसके चलते जगह जगह अरावली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अरावली की सारी जो वन संपदा है वो भी खत्म होती जा रही है। खनन के जो नियम है उनका भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आसपास की आबादियों के सामने खतरे पैदा हो रहे हम विशेषज्ञों की भी राय लेंगे, जी। वन पर्यावरण प्रेमियों से भी पूछेंगे, करेंगे, और स्टडी भी जो अभी हमारी भी है, प्लस प्रैक्टिकल जाएंगे 2 दिन। हम हफ्ते में हमने निश्चित कर लिया कि 2 दिन क्षेत्र में जाएंगे, करेंगे, और क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, एक तो कागजों में देखते करते हैं उसमें और वास्तविक स्थिति में क्या अंतर है, तो निश्चित रूप से कंट्रोल में आएगा। जब भाव आदमी का ठीक रहता तो एक विल पावर जो है मजबूत होता करता, तो निश्चित रूप से उसकी मदद होती है। रेणुका जी, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट भी है ये, क्योंकि बड़े बड़े जो टाइकून्स, औद्योगिक घराने इस पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं और अंदर तक घुस चुके हैं। वो मंत्री क्या, पूरी की पूरी सरकार को खरीदने की क्षमता रखने वाले जो गिद्ध हैं वो यहाँ उतर चुके हैं। ऐसे में क्या योजना है, क्योंकि हम राजस्थान में देख रहे हैं भीलवाड़ा, राजस्थान में देख रहे हैं बाड़मेर का इलाका, राजस्थान में देख रहे हैं नागौर के जिप्सम की खानें धीरे धीरे औद्योगिक घरानों के माफियाओं के कब्जे में होती जा रही है। माफियाओं के नहीं होना चाहिए, प्राइवेट लोगों की हो, बड़ी कंपनियों की हो, जो बड़े बड़े आप बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम भी चाह रहे हैं, कर रहे हैं कि भी ठीक है, हमें धरती माता ने इतना खनिज दिया है। पर राजकुमार जी, इसमें बड़ी बात यह है कि वहाँ के आवासियों को, वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के निवासियों को तो उखाड़ दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन खनन क्षेत्रों पे अधिकार करके वहाँ खनन भी नहीं कर रही, वहाँ रोजगार भी डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने उसे रिजर्व की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो मैं यही चेष्टा कर रहा हूँ कि 2-3-4 महीने बाद कभी अपन बैठेंगे नहीं, तब आपको मैं खूब सुधरी हुई स्थिति बता पाऊंगा। रेणुका जी, एक और बड़ा कि राजस्थान जो है खनिजों की उगलने वाली धरती है। राजस्थान की कोख में, राजस्थान की धरती में इतने सारे खनिज हैं जो देश को ही समृद्ध कर सकती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ किसानों के हाथ से ज़मीन निकलकर धनाढ्यों के हाथ में जा रही है। औने पौने दाम पर उसका एक्विजिशन हो रहा है या खरीदा जा रहा है। किसान वहीं का वहीं बेघर हो रहा है, भूमिहीन हो रहा है, और ये सारा का सारा खनिज और ये संपदा जो कि उनके पूर्वजों की संपदा थी, वो इसके लिए कुछ सोचते हैं क्या आप? मुझे सीएम साहब ने पहली मीटिंग में कहा है कि राजकुमार जी, हमें सबसे पहले गरीबों की तरफ देखना है जी। जो भी खनन पट्टे हम देंगे, करेंगे, तो गरीब लोग 10-10, 8-8, 15-15 का ग्रुप बनाकर करेंगे। हम सबसे पहले उन लोगों को ही ऐसी योजना बनाई करेंगे भी, ठीक, उन लोगों का सबसे ज़्यादा भला कर सके। हमारा पहला लक्ष्य यही होगा कि हम गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप देखते हैं कि मैडम गई थी बीकानेर, तो उन्होंने 5 हेक्टेयर से कम के लिए भी जो लोग गरीब है, और उधर में 5 जो अपने आदिवासी जिले हैं उनके अंदर में उन्होंने भी सब तरह की छूट देकर आए थे। कुछ लिटिगेशन का चक्कर है, थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि हम गरीबों को लिए ही विशेष रूप से कर रहे हैं। और राजस्थान का तो मुकाबला नहीं है कोई, राजस्थान तो धरती माता। मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने राजस्थानी सबसे पहले शुरू की अपने फर्स्ट इंडिया के अंदर में, तो मैं उसके लिए भी आंगनी है राजस्थान के 2 बातें कलदार, अलगोजा खेता बचे रण खेता तलवार। तो ये जो अपना राजस्थान है वो अपना आप में विलक्षण है। माना भूगर्भ में पानी नहीं है, धरा की चूनड़ी भी धानी नहीं है, फिजा भी खास रुमानी नहीं है, पर मुझे फक्र है कि मेरे राजस्थान का कोई सानी नहीं है। तो ये जो अपनी राजस्थानी है उसका एक विलक्षण काम है, और हमारी धरती सबसे आपको जिम्मेदारी भी मिल गई है इस राजस्थानी और राजस्थान को बचाने की। हाँ बिल्कुल, हम सबसे ज़्यादा बचा ही रहे राजस्थान के। तो आपको बताइए, सबसे ज़्यादा सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उद्योगपति है यहाँ के जो है, और लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में उद्योग धंधे लगा रहे हैं, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लंबे समय बाद राजस्थान को एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति मंत्री के तौर पे मिला है, और हमारी 84 कोस परिक्रमा जो है खतरे में। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे सामने हैं राजस्थान के खनिज, पर्यावरण और वन मंत्री राजकुमार जी रेणुका। रेणुका जी, बात हो रही थी 84 कोस परिक्रमा, तमाम कोशिश हो गई, कोर्ट के ऑर्डर हो गए, लेकिन चूहों ने उस
जो पहाड़ को खोदना जारी रखे हुए हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी हर सरकार इसके लिए चेष्टा करती है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, क्योंकि हम आस्था से जुड़े हुए। मैंने तो खुद 84 कोस की परिक्रमा की है मैंने। तो मैं तो, मेरे भाई वृंदावन रहते हैं, ब्रजवास ले रखा है उन्होंने, तो मेरा जाना आना रहता करता है, तो मैं तो वहाँ से बहुत प्रभावित हूँ। मगर ये वास्तव में बड़ी ट्रिपिकल पोजीशन है कि हाँ, पीड़ा की है कि कोर्ट सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी वहाँ जो नियंत्रण किया जा सकता है वो नहीं किया जा पाएगा। हमारा कृष्ण का सारा इतिहास वहाँ खत्म होता जा रहा है। हाँ, ये देख, बलराम और कृष्ण जहाँ जिस अखाड़े में खेले वो भी खंडर होती जा रही है, पूरी की पूरी वो संपदा खत्म हो रही है। मैं तो अब आया हूँ, समझूंगा पूरी क्या क्या किया जा सकता है उसमें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी अपना मंत्री होने का दायित्व निभाने में मुझे करना है वो मैं करूँगा। एक खनन के साथ राजकुमार जी, एक बड़ी समस्या यह है कि खनन के साथ कुछ पर्यावरण के नियम होते हैं। ज़्यादातर बड़े खनन करने वाली जो कंपनियां हैं, इनका उल्लंघन करती हैं। जान की कीमत पर या स्वास्थ्य की कीमत पर हमें कोई खनिज नहीं चाहिए। सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होगा कि जीवन रक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए। उसके बाद में हमें प्रदेश को भी बढ़ाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज इतनी बड़ी धरती माता ने कृपा की, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज हमें दिया है, तो उसका भी हमें उपयोग करना है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए। पर हम स्वास्थ्य के साथ या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर नहीं कर सकेंगे। राजकुमार जी, एक जो क्लॉज भी जुड़ा हुआ है वो ये है कि जब खनन पूरा हो जाए तो उस ज़मीन को समतल करके उस पर वनीकरण करना होता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे इस धरती माँ की कोख से सब कुछ निकाल कर उसको बंजर छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये जो प्रकृति का एक प्रकार का बैलेंस भी है। ये जो भूकंप वगैरह भी जो आते करते, उसका भी यही कारण है कि हम खुदाई कर ली, निकाल लिया जो भी था खनिज, उसके बाद में उसको ऐसे छोड़ देना, ये बहुत गलत है। उसको भरकर उस पर पेड़ लगाने करने का नियम है, उनका जो भी पालन नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम उन्हें बिल्कुल एकदम से मजबूर कर देंगे, उन्हें वो सब करना पड़ेगा। राजकुमार जी, क्या है, नोटिस बहुत जारी होते हैं। आपका विभाग नोटिस जारी करता है, इंस्पेक्टर जाता है, इंस्पेक्टर बहुत गुस्से के साथ जाता है, जब लौट के आता है तो बहुत खुश नज़र आता है, और वो इलाका वैसा का वैसा बंजर रह जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जो भ्रष्टाचार है। निश्चित रूप से मैं तो चेष्टा करूंगा पूरी, इसमें क्या कर सकता हूं, पर ये है बहुत बड़ी मुश्किल बात है, क्यों नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। सबसे टफ चैलेंज दे दिया है वसुंधरा जी ने। हाँ, मुझे दिया है, उन्होंने विश्वास किया, और मैं जब मिलकर उनको कहा कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप मेरे विश्वास को बढ़ाएंगे। तो मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास दिया उसमें मैं कीर्तिमान कायम कर सकूँ। इसमें राजकुमार जी एक और है कि ज़्यादातर जो पर्यावरण के नियमों को तोड़ते हैं, ज़्यादातर खनन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, ज़्यादातर जंगलों को उजाड़ रहे हैं, ज़्यादातर बड़े लोग हैं, बड़े उद्योग हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत कोई अधिकारी तो करता ही नहीं है। और सब जानते हैं कि क्या कहाँ से सेटिंग होती है, कहाँ होती है। क्या लगता है इनके साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगे हम लोग? करेंगे, अभी क्या बताएं अभी तो 15 दिन 10 दिन हुआ है। वो आपका कमिटमेंट दिखाएगा कि किस तरह से। बिल्कुल हमारी इच्छा है कि हम सब स्थितियों को सुधार में लाएं करें। राजकुमार जी, राजस्थान सेव टाइगर के लिए बहुत बड़ा नाम रणथंभौर में हुआ। वो रणथंभौर जहाँ एकदम एलिमिनेट हो रहे थे टाइगर, उनको बचाने की प्रयास शुरू हुए। आज वो रणथंभौर चिड़ियाघर बन गया। हजारों हजार लोग एक साथ जाके उसको चिड़ियाघर की हालत बना दी है। वहाँ ना तो अभय रहा, अरण्य तो खत्म होता जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो बहुत बढ़ रहा है वहाँ की। तो आप देखिए, अभी मैंने देखी थी, बाइट्स देखी थी, अभी मैंने फॉरेस्ट की मीटिंग ली थी, तो जो कुछ गाँव को डिलोकेट किया, उनको दूसरी जगह बसाया, उनको पैसा देकर कर उन गाँवों के अंदर में जो दिखा रहे थे कि 2 साल पहले ऐसा था, अभी ऐसे इतना डेवलप हो गया जंगल। मैंने कहा इनमें पानी वानी दिया, बोले कुछ नहीं, वहाँ की नेचर ही ऐसी कि अपने आप ही सारा। नहीं राजकुमार जी, यही समस्या है। गाँवों को तो निकाल कर बाहर कर दिया गया, लेकिन शहरों के लोगों ने, धनाढ़यों ने उस जंगल पे कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। एक दिन में 15-15, 20-20 हज़ार लोग विजिटर होते हैं। उन टाइगरों की, उन वन्य जीवों की हालत क्या होती होगी? नहीं, उनकी एकदम सीमा बना दी है। एक कोर क्षेत्र है, वहाँ वो लोग रहते करते हैं, उसके बाद में जहाँ तक जाना उनका होता है वहाँ वो आ जाते हैं टाइगर, तो देख लेते कर लेते हैं। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर वो मात्र 40 गाड़ियाँ अलाउ करते हैं कि
इतनी कम से कम आधी किलोमीटर में एक गाड़ी रहे तो उसमें राजकुमार जी, ये सारी 4-5 साल से ये सारी की सारी कागज में है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से ब्लैक मनी देकर ज़्यादा गाड़ियां अंदर घुस जाती हैं, किस तरह से हजारों लोग अंदर चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, इसको कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये तो बिना कर्मचारियों के सहयोग के और जनता की जागरूकता के ये संभव नहीं है। अब देखिए, पर्यटन का भी अपने राजस्थान में तो दो ही है, पर्यटन और दूसरा खनिज। तो पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं वो राजस्थान ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जैसलमेर के धोरों की धरती जो है उसका सौंदर्य देख लीजिए। इधर में उदयपुर वाटी में कश्मीर वादियों का सवाल अपने सामने यही खड़ा होता है कि ये अभयारण्य है या जू है। सवाल यही खड़ा होता है, अगर ये अभयारण्य है तो वन्य जीवों को अभय से रहने का एक आज़ादी का एक वक्त जगह होनी चाहिए, लेकिन इसे पर्यटन की जगह बना दी गई है। नहीं, पर्यटन के लोग भी देखना चाहते करते हैं। जहाँ भी आप अफ्रीका में भी जाते हैं, जहाँ भी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर ये नेशनल पार्क है, तो वहाँ लोग जाते करते पर्यटक तो देखना चाहेंगे ही थोड़ा बहुत। पर हम ऐसी स्थिति भी नहीं ला सकते कि भी दुनिया भर के लोग पर्यटक चले जाए, उनसे उनको असुविधा हो जाए, उनको कोई प्रदूषण बने वहाँ। राजकुमार जी, आप भी जानते होंगे कि उस रणथंभौर के इर्द गिर्द चारों ओर जितने भी बड़े होटल हैं सब बड़े नेताओं के हैं। नेताओं का जिस तरह से वहाँ मकड़ जाल फैल गया है, पुरानी सरकार, उससे पुरानी सरकार, नेता एक के बाद एक। हम जानते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े नेता, दिल्ली के नेता और मुंबई के नेता भी यहाँ अपने बड़े बड़े दिन गुजारते हैं। क्या लगता नहीं है कि इस तरह का अवैध निर्माण ज़बरदस्त हो रहा है? वहाँ के जो बफर जोन है वहाँ तक लोग घुस चुके हैं। नहीं, ये ऐसा मुझे जानकारी नहीं है कि किसकी होटल है, क्या है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो गणेश जी के तो जरूर 3-4 बार जाकर आए रणथंभौर, वहाँ तो और अभी भी मेरी जी यात्रा जो शुरू करूंगा मैं वो गणेश जी के दर्शन करके रणथंभौर से करूंगा। बाकी देखिए, पर्यटन के लिए तो जरूर है, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता। पैसा तो लोग कमाते हो, खान का इन्वेस्ट तो करेंगे ही, और जो ज़्यादा कमा लेंगे उनकी दुर्दशा होती है। शेक्सपियर ने कहा है कि कैमल कैन गो थ्रू द माउथ ऑफ नीडल बट ए रिच मैन कैन नॉट गो टू हेवन। ये विचार जब तक नीचे तक नहीं उतरेंगे तब तक बदलाव की उन्होंने प्रॉमिस किए। वो देखिए, आप लोग अधिकारी है, फिर भी मैं अपने आप को बंधु की तरह, साथियों की तरह, भाइयों की तरह कह रहा हूँ। आप मर्यादा और तरीबुल बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कुछ कर। आपने समाज सेवा का काम किया, फिर राजनीति में आया, जन सहयोग से हुआ, क्योंकि आपके पीछे कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी तो बाद में आई। तो क्या लगता नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में भी यहाँ के भी बदलाव लाने के लिए, यहाँ भी परिवर्तन लाने के लिए, यहाँ भी कुछ उसूलों को गढ़ने के लिए जन सहयोग की ज़रूरत है? जन सहयोग की तो पूरी ज़रूरत है। मैंने तो कह दिया ना कि मेरे को राय दो, सब सुझाव दो कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, गुरु तो कोई भी जो हमें बताए करे कोई बात और वो बात सही है तो वो गुरु ही हुआ। 1-2% लोगों को अगर आप इसमें जो बताते हैं गिनती में, तो उनको जनता में मत लीजिए। अगर सूर्य की रोशनी के अंदर में उल्लू को दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य प्रकाश नहीं कर रहा है। तो जनता तो सबको दिखता है कि सूर्य प्रकाश कर रहा है। अब एक उल्लू है, कुछ लोग अगर है अपने स्वार्थ के लिए, और उनके भी स्वार्थ क्या काम आएगा, वो सब यहीं रह जाएगा। कोई अच्छे कर्म कर जाए तो ठीक है, लोगों का भला करे। तो ऐसे चाणक्य ने कहा है कि जो राजा होता है, यानी कि जो जिसे शासन करना होता है, एक हाथ में धर्मशास्त्र और एक हाथ में धर्म दंड होना पड़ेगा। बिल्कुल आपके हाथ में तो धर्म दंड भी, क्या आप जो ऐसे जो गलत ऑफिसर हैं उनको कठोर दंड देने की भी मानसिकता में? बिल्कुल मानसिकता है। मैंने अभी इसीलिए कहा है ना कि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, इसलिए अभी मैंने उन्हें सलाह दी है कि आप लोग मर्यादा में रहें। अगर आप लोग मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। अधिकारियों को अब समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में, राजकुमार जी, आज जो धर्म की बात कह रहे हैं तब दंड की बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। राजस्थान में वनीकरण को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं। इस वनीकरण के जो घोटाले को उजागर करते हुए कैसे वनीकरण करेंगे? नहीं, वनीकरण वन कम तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, हमने आंकड़े सारे के सारे, वन तो उतने ही, हम तो उसको बढ़ा ही रहे हैं। जो दूसरे क्षेत्र है, जो खाली पड़े हैं, पेड़ है जहाँ पर, इस तरह की चर्चा हम जरूर कर रहे हैं। ऊपर में कर आएंगे। अगर मान्यवर मैडम कहेगी तो हम जावेडकर साहब से भी बात कर आएंगे कि जहाँ हमें अपने मिनरल्स है, मिनरल्स तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। जिन डूंगरियों में मिनरल्स है, ऐसे अरावली नहीं, जो ऐसे हैं, वो मिनरल तो कहीं ट्रांसफ़र हो नहीं सकते। वो इस तरह की स्थान है कि वहाँ पर 50 वर्षों में पेड़ लग नहीं सकता। उसके पास में जैसे 8-10 हज़ार बीघा ज़मीन फालतू पड़ी है, कोई काम नहीं,
तो हम वहाँ पर पेड़ लगाएं। और उसको अगर इस तरह का कुछ हो तो मैं नहीं कह सकता कानून नियमों में नीतियों में क्या है, पर मैं मेरे थोड़ा सा दिमाग में है कि पहले मैडम से राय करूँगा, जावड़ेकर साहब से बात करूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो अपना प्रदेश और भी उन्नति करे और संपन्नता है। संपन्नता की बात आते ही सवाल आता है कि राजस्थान में इतने खनिज हैं, लेकिन कोर्ट का डंडा यहाँ खनन करने की इजाज़त ही नहीं देता है। वो भी आपके सामने बड़ा चैलेंज है कि कैसे खनन हो, कैसे औद्योगिक विकास हो, क्योंकि उसके बिना भी राजस्थान बहुत पिछड़ा नजर आता है। इसमें तो खनन नहीं करने के लिए तो ज़्यादा तो हमारे ऑब्जेक्शन ही तो करते हैं ना, उसके लिए मूल कारण तो हमारा कन्फ्यूजन ही है। तो पर्यावरण का और माइंस का और हाँ, तीनों डिपार्टमेंटों का जो आपस का क्लेश है, वही तो सब इन सब का कारण बनता करता है। कंप्लेन होने से अगर कोई जाएगी नहीं कंप्लेन कोर्ट में, तो कोर्ट क्यों बोलेगा? कोर्ट को क्या मतलब, आप लोग अपने तरीके से काम करो, क्या दिक्कत है? जब हम शिकायतें करेंगे तब कोर्ट इंटरफियर करता है। तो हम तो यही चेष्टा करेंगे इनका आपस में समन्वय बने, और बनकर भी ठीक है ये आपका काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाओ और डेवलप करो उनको, और उनका भी आप बढ़िया से खनिज का मिसयूज़ नहीं हो, माफिया नहीं करे इसका रोजगार, क्योंकि हाँ अभी यही थीम है वसुंधरा जी की भी कि ठीक है, वही विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, तो काम धंधे होंगे तभी होगा। आज कोई भी उद्योग धंधा बिना कच्चे माल के तो नहीं चलेगा। एक आपसे एक और बड़ा सवाल कि क्या रिफाइनरी रख पाई राजस्थान में? रिफाइनरी? जी, रिफाइनरी क्या लग पाएगी राजस्थान में? हाँ बिल्कुल लगेगी रिफाइनरी, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक मसलों में उलझ गई है रिफाइनरी, बड़ा शक खड़ा हो गया है। बाड़मेर के लोग भी बार बार पूछते हैं कि रिफाइनरी का होगा क्या? रिफाइनरी लगेगी, पर जो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी की है वो हम नहीं मानेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होगी, ज़मीन हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और उसके बाद में कंपनी और सरकार के टकराव में फिर उलझ गई। नहीं, काफ़ी हमने जो इंडिया का टॉप कंसल्टेंट है उन लोगों से राय की है, और हम उनको नियुक्त कर रहे हैं, तो वो इसका कोई न कोई बढ़िया रास्ता बनाएगा, दोनों में, कंपनी में और सरकार में समझौता करवाएगा। राजकुमार जी, क्योंकि आपकी सरकार को 1 साल हो गए, आप अभी मंत्री बने, उपचुनाव हुए, 4 में से 3 में बीजेपी हार गई। कहा जा रहा है कि 1 साल में बीजेपी की सरकार नॉन परफॉर्मर रही और इसके कारण जनता ने उसको सबक सिखा दिया। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति छोड़कर हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, पर प्रश्न ऐसा ही आ गया था। 1,26,000 करोड़ का लोन आपको बताएं, 76,000 करोड़ बिजली में बाकी, 47 कॉलेज इस तरह की छोड़ गए जो कि कॉलेज की घोषणा ही कर गए, 2,200 करोड़ की सड़कें थी उसकी 5,000 करोड़ के टेंडर कर गए। तो आपको पता है कि उसको कंट्रोल करने में टाइम तो लगेगा, उन खड्डों को भरने में, उन समस्याओं को फुलफिल करने के अंदर में। जनता इतना लंबा इंतजार नहीं करती रेणुका जी, 1 साल गुजर गया। नहीं, कुछ समस्याएं जो आई थी ना सरकार परिवर्तन के बाद में, वो बहुत गंभीर समस्याएं थी, हमने उनको कर लिया। अब आप देखिए 4-6 महीनों में देखिएगा आप कितना परिवर्तन। पिछली बार जो 5 वर्ष वसुंधरा जी ने किया था शासन, एक रिकॉर्ड था, 60 वर्ष में जो काम नहीं थे वो 5 वर्ष में उन्होंने किए थे। तो आप देखिएगा 5 साल में अब की बार भी लोग अब की बार वोट मांगने नहीं पड़ेंगे, ऐसी स्थिति बना रहे। तो राजकुमार जी का कहना है कि अब सरकार में कमान उन्होंने भी संभाल रही है, पूरी सरकार राजस्थान की जनता की अपेक्षा को पूरा करेगी। ये थे राजस्थान सरकार के खान वन पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।